यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड लास्ट ईयर पेपर में जो हमारे पूछे गए ना। तो देखो फर्स्ट इसमें लिखा है द कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन। देखो एक मेथड होता है जिससे हम लोग है ना हेलोजन को एस्टिमेट करते हैं, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। आपको इस लैंग्वेज पे नहीं जाना है, आपको ये देखना है गिवन क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है 250 मिलीग्राम एम मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। मतलब आपको जो सैंपल मिला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो टोटल है 250 मिलीग्राम। ठीक है, उसमें 141 मिलीग्राम है और उसमें हेलोजन जो है वो 250 मिलीग्राम है। आपको क्या करना है, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमाइन इन द कंपाउंड, है ना। कंपाउंड के अंदर ब्रोमाइन का मास परसेंटेज निकालना है बेसिकली, और उसके लिए आप लोगों को Ag का मास और Br का जो मास है वो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। अब देखना भी इसको सॉल्व करते हैं जरा। दिख रहा है आराम से, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। अभी एक दो रोज में हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे चीजों को, अभी क्या मैंने स्टार्ट किया ही है ना। ठीक है, तो देखना अभी इसमें क्या करना है आप लोगों को, आपको मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ AgBr। AgBr के मोल्स निकालना बड़ा आसान है। क्या करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 141, लेकिन मिलीग्राम में है। मिली को हटाने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सफिक्स बताया था 10⁻³ तो मोल्स ऑफ AgBr कितने होंगे 141 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये तो हो गया इसका मास जो कि गिवन है, क्योंकि मोल का बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कल। मोल इज इक्वल टू क्या था, मोल अपॉन सॉरी मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो मास आप लोगों को गिवन है 141 इंटू 10⁻³ इसलिए क्योंकि वो मिलीग्राम में, हमें मास जनरली ग्राम में लेना है। ठीक है, अब मोलर मास की बात करते हैं। AgBr का मोलर मास निकालना बड़ा आसान सा है, क्योंकि आप लोगों को Ag का भी मास दे रखा है और Br का भी मास दे रखा है। Ag है 108 और Br है 80, तो टोटल मास हो गया आप लोगों का 188। ठीक है, ये मोल्स आ गए Ag। अब सुनिएगा, ये टोटल AgBr के मोल्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो मास गिवन था वो 141 AgBr का है, लेकिन इन्होंने मोल्स पूछे, हमें Br के परसेंटेज निकालना है। तो मोल ऑफ Br कल मैंने बताया था आप लोगों को, मोल ऑफ Br कैसे निकलेगा बताओ। मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, पूरा लिख देता हूं फर्स्ट टाइम, मास अपॉन मोलर मास। अब आप लोगों को क्या करना है, मास परसेंटेज निकालना है Br के लिए। ठीक है, तो आपको ये मास कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोल ऑफ Br इज इक्वल टू, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मास इज इक्वल टू हो जाएगा 141 इंटू 10⁻³ अपॉन 188 इंटू 80। मैंने क्या किया, मैंने मोल्स को ब्रोमियम के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मुझे मास कैलकुलेट करना था। तो जो मोल्स थे, मोल्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई किससे किया, मोलर मास से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो क्या हुआ, ये मास की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेरे को कैलकुलेट हो जाएगी। मोल आप लोगों ने ये लिखे हैं और मोलर मास जिसका पता करना है, ब्रोमियम का पता करना है, तो ब्रोमियम के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आ गया आपका मास। अब सुनिए, आप लोगों को मास परसेंटेज मैंने सिखाया था कैसे कैलकुलेट करना है। देखो मास परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट कर लेते हैं, दैट एलिमेंट अपॉन टोटल मास। ऐसी बात हम कर चुके हैं पहले, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया Na2SO4 कुछ करके था ना, स्टार्टिंग की सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ा था हमने। तो देखिए मास ऑफ एलिमेंट वो ये रहा 141 इंटू 10⁻³ अपॉन 188 इंटू 1080। ओके, अपॉन टोटल मास, आप लोगों को टोटल मास गिवन है 250 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को आप मल्टीप्लाई करेंगे हटाने के लिए 10⁻³ से। अब ये कैलकुलेशन है, ये इससे कट जाएगा और इजीली आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे, और इंटू 100 है तो ये 100 है। इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगी ये सॉल्व, है ना। तो सिंपल सा 24 आ जाएगा, इसमें 24% आ जाएगा आंसर। तो आप लोगों को कैलकुलेशन से ज्यादा फोकस कंसेप्ट पे करना है। देखो मोल्स कैसे निकाले, दोबारा बता देता हूं एक बार, मोल्स ऑफ AgBr। ठीक है, मोल्स ऑफ AgBr आप लोगों को पता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है,
141 10⁻³ अपॉन 188 मोलर मास हो गया। लेकिन आपको किसके लिए पूछा है इन्होंने? Br के लिए पूछा है ना, ब्रोमीन के लिए पूछा है, तो ब्रोमीन के मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा। कैसे किया? वही बेसिक फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास। मास कैलकुलेट करना है बैरियम का, तो बैरियम के ही मोलिकुलर मास को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से तो आपको मास आ जाएगा। ये मास आ गया, यहाँ लिख लो आप चाहो तो, मास ऑफ बैरियम, ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन, ओके। ये मास ऑफ ब्रोमीन आ गया इस तरीके से। अब आपको मास परसेंटेज निकालना है, तो मास परसेंटेज के लिए बेसिकली फॉर्मूला है मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। इस तरीके से कैलकुलेट करके इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 24 लिख लीजिए। ये आप लोगों का 2015 के अंदर क्वेश्चन था, मेंस के अंदर ऑनलाइन एग्जाम जो हो रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो भाई सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, आपको नजर आ रहा होगा। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। मतलब मास का रेशियो दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए 1, नाइट्रोजन के लिए 4, और पूछा है किसका? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मोलिक्यूल्स। अब सुनिए, यहाँ पे एक दो बात है। देखिए यहाँ मॉलिक्यूल वर्ड बोला है उसने, है ना, मॉलिक्यूल बोला है, मतलब आपको ये N2 और O2 की फॉर्म में लेना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप लोगों को पता है मासेस का रेशियो गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा है किसका? नंबर का रेशियो। तो मेरे को एक बात बताइए, आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके सेकंड फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं ना? ये चीज पढ़ी है ना हमने। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप लोगों के पास क्वेश्चन है, मास का रेशियो, मास का जो रेशियो है वो किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए 1 है और नाइट्रोजन के लिए कितना है? 4 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में बताना है, नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का तो आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना, कि पहले आप लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा होगा आप लोगों का? मास अपॉन मोलर मास। तो देखो भाई, मोल इज इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास। तो देखना, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और मास का रेशियो ऑक्सीजन के लिए कितना है? 1 अपॉन मोलर मास। देखिए ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल की बात चल रही है, तो ऑक्सीजन एटम 16 होता है मास। अगर मॉलिक्यूल बोल रहा है मतलब वो O2 की बात कर रहा है, तो आपको 32 करना होगा इसको, है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक, तो ध्यान रखना। तो 1/32 समझ में आ गया, मोल पता कर लिए। ऐसे ही आप मोल पता कर लोगे नाइट्रोजन की केस में, तो मोल इज इक्वल टू 4 अपॉन, मुझे बताइए N2 मॉलिक्यूल क्या होगा? ओ सॉरी, N का मॉलिक्यूल क्या होगा? N2। तो मास कितना होगा इसका? 28। तो 4 अपॉन कितना हो गया? 28। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/7। तो ये तो आपने मोल के रेशियो निकाल लिए, ठीक है। लेकिन मोल के अलावा हमें सेकंड उस पे जाना है, किस पे जाना है? नंबर ऑफ एटम्स पे, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो देखो अब हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया? 1/32 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलेंगे क्योंकि इन्होंने मॉलिक्यूल की, या O2 लिख देता हूं सीधा सीधा, है ना, अपॉन Na। यही होता है फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ O2 अपॉन Na। ठीक है, ऐसा ही हम यहाँ इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, और इसी के नीचे इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। कौन सी? जो नाइट्रोजन के लिए है, वो क्या होगी? 1/7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ N2 अपॉन Na। समझ में आ गया ना? देखो ये 1 मिनट के ही क्वेश्चन हैं, ये तो इतना सब कुछ लिखना पड़ता है ना, इसलिए टाइम कंज्यूम हो जाता है। आप लोग तो एग्जाम में ये सब समझाने के लिए थोड़ी लिखेंगे, अपने आंसर के लिए लिखेंगे ना, तो फटाफट हो जाएगा। तो देखो Na से Na काट देना, ठीक है, और ये रेशियो आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 7:32 आंसर है ये। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए जो मॉलिक्यूल का रेशियो है वो आ जाएगा 7:32। इसको नोट कर ले भाई। कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट मोल कैलकुलेट किए फर्स्ट फॉर्मूले से, और सेकंड नंबर ऑफ पूछा है तो सेकंड फॉर्मूला यूज कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स में जो पढ़ा था ना, तो यहाँ एटम की जगह मॉलिक्यूल ले लेंगे, नंबर ले लेंगे लेकिन पर्टिकुलर, अपॉन Na दोनों के लिए सेम है तो काट दिया हमने, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन था, 2014 में पूछा गया था। अब देखना भाई नेक्स्ट, अच्छा आपका कोई पर्टिकुलर मेथड है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो थर्ड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट मिक्सिंग H2SO4। ठीक है, देखो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, LR का क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में ना, तो इसको अभी हम स्टॉप कर रहे हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में था,
ये 2013 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंस इज द लार्जेस्ट। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कल हमने किया था, है ना, लिथियम को लेकर। तो यहाँ पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, इन्होंने दिया है 127 ग्राम ऑफ आयोडीन, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 71 ग्राम ऑफ Cl और 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। देखो मैंने आपको कल एक कंसेप्ट बताया था भाई, इधर देख लीजिएगा, बड़ा आसान सा कंसेप्ट था। मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। आपको आता है ये ना, बट मैं रिवीजन के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ। मोल और मोलर मास में उल्टा रिलेशन है, ठीक है। मोलर मास जिसका कम होगा उसके लिए मोल्स ज्यादा होंगे, सही बात है। इन्होंने लार्जेस्ट की बात की है इसलिए मैं ग्रेटर का साइन बना रहा हूं यहाँ पे ना, मोल की बात कर रहे हैं ज्यादा। अब बताइए मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर लें अपॉन Na, तो जिसके लिए मोल ज्यादा होंगे उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। मतलब आपको क्या चेक करना है, मोलर मास किसके लिए कम है उसके लिए मोल ज्यादा होंगे, और जिसके लिए मोल ज्यादा होंगे उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ऑप्शन में कौन है, आयोडीन। आयोडीन आपको इस डिजिट की कोई परवाह नहीं करनी, आपको तो सीधा मोलर मास देखना है। अब आयोडीन तो आप सोचो 17th ग्रुप में आता है, अभी आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाएगी वहां पर पता चलेगा। तो आप सोचिए आयोडीन जो है इसका मास तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, मोलर मास क्या है ज्यादा, और हम कौन सा ढूंढ रहे हैं, कम वाला ढूंढ रहे हैं। तो इन सब में कम मोलर मास किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो आंसर इसके अंदर क्या चला जाएगा, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर आपको लॉजिक यूज करना है, आप यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए मत टाइम वेस्ट करना कि ये आपने क्या निकाला 127 मास, फिर मोलर मास, फिर मोल्स निकाल रहे हैं, फिर इस तरीके से नहीं करना, लॉजिक यूज करना है, ये वाला कंसेप्ट जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखना इसमें पूछा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, ये भी जेई से पूछा गया था। देखो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान से समझिएगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये क्वेश्चंस मैंने पहले इसलिए लिख लिए थे ताकि क्वेश्चन के लिए टाइम ज्यादा खराब होना। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ओजोन, ओजोन का मतलब समझते हैं O3, O3 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, O3, ठीक है। 28 ग्राम ऑफ CO, 16 ग्राम ऑफ O2। सेम क्वेश्चन कल हमने पढ़ा है इसके बारे में, है ना, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसको। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, रेशियो बताना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन के जो एटम्स है केवल ऑक्सीजन का। अब देखो यहाँ पर CO है, कार्बन भी ऑक्सीजन है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ढूंढना है, ठीक है। यहाँ तो चलो ऑक्सीजन दो है तो एक एटम को ढूंढना है, यहाँ O3 है तो एक ऑक्सीजन एटम की बात चल रही है, मतलब ऑक्सीजन एटम के रेफरेंस में हम बात करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, 16 ग्राम ऑफ O3, 28 ग्राम ऑफ CO एंड 16 ग्राम ऑफ O2। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप क्या करें, आप है ना मोल्स निकालने हैं O3 के, मोल्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, O3 की बात कर रहे हैं। तो देखना भी जरा कितना इंटरेस्टिंग है, मोल ऑफ O3, O3 फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो 16 ग्राम तो उन्होंने मास दिया था। मोलर मास, O3 का मोलर मास 48 होगा, क्योंकि O3 में 3 ऑक्सीजन है, एक मास 16 प्लस 16 प्लस 16, तो टोटल 48 हो गया, ये है 48, ठीक है। मोल ऑफ O3 1/3। अब सुनना जरा, यहां पर हमें O3 नहीं चाहिए, कल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था, O3 नहीं, यहां पर ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मोल ऑफ, इसको मैं थोड़ा लैंग्वेज में लिखा देता हूँ क्योंकि अभी तो क्या पढ़ते हैं ना, इसलिए समझ में आ जाता है, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है रिवीजन के टाइम में। तो आप लिख लो इसकी लैंग्वेज, क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ O3 इज 48 एंड 48 ग्राम, या जो भी U है ना, एंड इन 1 मोल ऑफ O3 वी हैव 3 एटम। भाई यहाँ पर O3 में 3 एटम है ना, आपको तो एक ऑक्सीजन एटम के लिए फाइंड आउट करनी है बात। तो आप क्या करने वाले हैं, आप यहाँ सीधा सीधा कर देंगे 16/3 यानी 1/3 इंटू 3, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1। फर्स्ट केस की बात करें, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। देखो सेकंड में है आप लोगों के पास में
सेकंड केस में आप लोगों को गिवन है CO, तो देखना मोल ऑफ CO, तो मास उसका गिवन था आप लोगों को 28, मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास की बात करते हैं, तो मोलर मास देखो CO का कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन के लिए मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16, तो इसका मोलर मास 28 है, तो यहाँ पर कितना हो गया 1। लेकिन आप सोचो CO के अंदर ऑक्सीजन एटम कितना है 1 है, ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर 1 ही रहने दो इसको, ठीक है। और लास्ट कौन सा है, मोल ऑफ O2, O2 के लिए मोल पता करना है, और ग्राम कितना गिवन है 16 ग्राम। बताओ O2 मास अपॉन मोलर मास, O2 का मोलर मास कितना है 32, तो ये कितना है 1/2। लेकिन खुद से सोचिए यहाँ पर O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, आपको O एटम के लिए चाहिए, तो आप क्या करेंगे 1/2 इंटू 2, तो वो कितना हो जाएगा 1। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली तीनों 1 1 आए, ये तो मोल्स आ गए। अब मुझे एक बात बताइए, जब मोल्स आ गए हैं आप लोग क्या चाहते हैं, नंबर, है ना। मोल ये सब है, ये 1 मोल, ये सब 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। आपको नंबर का रेशियो पता करना है ना, तो आप इन सब में क्या लगा देंगे, Na लगा देंगे। भाई मोल हटाकर Na लगा देते हैं तो नंबर मिलता है ना हम लोगों को, तो यहाँ पर इंटू Na इंटू Na इंटू Na वो कट जाएंगे आपस में, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1:1। नोट कर ले भाई इसे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि आप एटम से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हमने 4 to 5 क्वेश्चंस देखे हैं जो लास्ट ईयर आपसे पूछे गए, तो आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, है ना, डायरेक्ट आप लोग यूज कर सकते हैं इसे। एक बार खुद से भी ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कल तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं था, नोट हो गया, ठीक है। चलो अभी देखना भी, अभी ये वो क्वेश्चंस लिए हैं जो मैंने अब तक टॉपिक पढ़ाया है ना उससे रिलेटेड है। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मोल कंसेप्ट में, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस डेराइव करते रहेंगे। देखो भाई बेसिक सी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को मोल मोल के अंदर। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं नॉर्मली टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन कल जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड है, कैलकुलेट मास, कैलकुलेट मास, ठीक है। इसमें अगर मैं बोल दूं कैलकुलेट मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट STP, ठीक है, 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट STP। तो देखो आप लोगों को तो लैंग्वेज लाइन बना लेनी है, लाइन क्या बनेगी जरा देखना, 1 मोल ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ H2, मैंने कल बताया था ना 22.4 लीटर बोलो, या फिर उसको हम लोग 22400 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर पूछता है इसके बारे में। तो क्यों बोला ऐसा, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग में मैंने कन्वर्जन में पढ़ाई थी ना ये बात, तो देखिए वहां पर इसको यूज किया। अब आपको क्या करना है, अब तो बड़ा आसान है भाई, 2240 सेंटीमीटर क्यूब कितने मोल कंटेन करता है 1 मोल, और ग्राम कितना कंटेन करता है 2 ग्राम कंटेन करता है, ठीक है। अब इन्होंने कितना पूछा है आपसे, देखो मैं आपको इसको लैंग्वेज में लिखा देता हूँ ऐसे, 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 हैव मास 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम मास है इसके पास। ये रियो लैंग्वेज, ये यहां से ले लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मास कैलकुलेट करना है ना। अब बताओ जरा खुद से सोच के देख लें, अब आपको कितना पूछा है इन्होंने, 112 के लिए बात कर रहे हैं, 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 हैव मास। इसी टाइप से कल हम सॉल्व कर रहे थे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2/112, सॉरी 2 कितना है ये 22400, और ये कितने के लिए पता करना है 112 के लिए पता करना है, कर सकते हो ना भाई, एक के लिए कितना होगा तो इतने के लिए कितना होगा। ये लैंग्वेज आती है ना आप लोगों को, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा ये 1/10 मतलब 0.01 ग्राम। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको।
22400 के लिए 2 ग्राम है, 111 के लिए 11 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा भाई 2 अपॉन ये, और 112 के लिए क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे बचपन में पढ़ते थे ना हम लोग, है ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये कि ये ना इतने में इतना चॉकलेट आता है तो 5 रुपए में कितना चॉकलेट आएगा। इस टाइप के कंसेप्ट से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी तक देखो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए हैं, आपको एटलीस्ट आपने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, और आपको मैंने जो एक दो क्वेश्चन लिख कर दिए थे वो भी आपने किए हैं। तो आप लोगों को एक एक आइडिया बन जाना चाहिए कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बस वही कंसेप्ट बना लो आप हमेशा। तो जनरली क्वेश्चंस जो मैंने अभी आपको करवाए हैं वो मोल से रिलेटेड करवाए हैं, मास अपॉन मोलर मास बेसिकली। और सेकंड फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो बेसिक फॉर्मूलों पे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगला हमारा नया हेडिंग है, मतलब मोल कंसेप्ट में ही सब हेडिंग है, आप लिखना जरा, लिखेंगे प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये 12th में भी यूज होगा सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर ना, सेकंड चैप्टर। लिखना प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन। मोल कंसेप्ट को हम सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। अभी हमने ऑर्डिनरी केसेस में पढ़ा था, अकेले अकेले केसेस में, अब सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया इसको। चलो, बहुत आसान है, जैसे आपने अब तक सीखा है वैसे अब सीख लेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूँ, हालांकि आपको पता होगा बट फिर भी एक बार मैं बता दूंगा। ये हेडिंग लिख लेना, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब सुनना भाई, देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मिक्सचर तो आपने सुना होगा, लेकिन आपने होमोजीनियस वर्ड भी सुना होगा मेरे हिसाब से, मिक्सचर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बोलूं कि आप है ना एक काम करो, आप है ना पानी के अंदर शुगर को मिक्स करके आओ, तो आप क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, उस ग्लास के अंदर शुगर को मिक्स करेंगे। जब वो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व होगी तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब शुगर पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स के पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते उसे, है ना। आप लोग है ना उसको मतलब ऐसा बोल सकते हैं विदाउट एनी एपरेटस। भाई एपरेटस से तो चलो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन आप है ना उनको अलग अलग नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं उसमें। वो होता है होमोजीनियस। तो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाना, है ना, उसको बोलेंगे होमोजीनियस। लेकिन अगर उसी की जगह मैं बोलूं वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करो, तो थोड़े टाइम बाद में देखना सैंड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है नीचे, ठीक है। तो वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। अब देखना, ये वाटर है और इस वाटर के अंदर मैंने क्या किया है, शुगर मिक्स कर दी है ना, शुगर, और इसमें वाटर है। तो ये जो शुगर होती है इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो वाटर है इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, उसको तो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है वो तो सॉल्यूट है, और जो ग्रेटर एक्सटेंट में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे भी देख याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि ना इसमें सॉल्यूट है, स्पेलिंग इसकी छोटी है, सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो लेसर अमाउंट में होगा दैट विल बी सॉल्यूट। ध्यान रखना भाई। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन के लिए कम से कम दो चीजें तो होनी ही चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसकी डेफिनेशन ऐसा होती है कुछ, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ऑफ सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट, ठीक है भाई। तो वो डेफिनेशन तो हम लिखेंगे नहीं, वो बच्चों की डेफिनेशन है, हम लोग तो अपना कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग इसमें लिखिएगा जरा, इसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग आप लोगों को पढ़नी होती है मास परसेंटेज, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पर भी पढ़ना एक बार। मास परसेंटेज बोलो या फिर इसको वेट परसेंटेज बोलो, एक ही बात है। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम लोग W/W परसेंटेज। तो मास परसेंटेज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल जितना भी मास है सॉल्यूशन इनटू 100। ये ध्यान रखिएगा। अभी जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया था ना, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन था वो। टोटल हैलोजन के अंदर देखो, ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे यही पूछा था
टोटल हमारे पास में क्या था, AgBr, ठीक है, और उसमें हेलोजन टोटल में आपको Br पता करना था। तो देखो सॉल्यूट वहां पर कौन होगा, जो कम एक्सटेंट में होगा, या ऐसे याद रख लो कि सॉल्यूट वो है एलिमेंट, हम पढ़ते ऐसे ही है ना, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास। तो वह मास एलिमेंट की बात करते थे, अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो वहां सॉल्यूशन वर्ड, सॉल्यूट वर्ड यूज होगा, और कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब वो पूरा का पूरा कंप्लीट आपने मटेरियल क्या लिया है, वो सॉल्यूशन है। और वहां हम पूरा का पूरा क्या लेते थे, हम लोग टोटल मोलिक्यूल लेते थे इस टाइप से, उसमें कितना एलिमेंट प्रेजेंट है वो सब कुछ। चलो सबसे पहले है मास परसेंटेज, तो इसका कुछ ज्यादा है नहीं। यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो यूनिट क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं होगा, यूनिट मास परसेंटेज रहेगा, क्योंकि ऊपर भी ग्राम है नीचे भी ग्राम है, या ऊपर किलोग्राम नीचे किलोग्राम, इस टाइप से। तो ये मास परसेंटेज का फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ। सेकंड हेडिंग है स्ट्रेंथ, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब बड़ा आसान है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, थोड़ी सी लिख लेना। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज, और अगर आपको स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी ना, तो फिर आप मोलरिटी भी समझ लेंगे। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट को मतलब मास बोल सकते हो, अमाउंट मानी मास, मास ऑफ सॉल्यूट। जैसा यहां पढ़ा है ना, सॉल्यूट का मास ऊपर रखना है हमेशा, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर ही होगा, बस चीजें नीचे चेंज होंगी। तो लिखा है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वो तो ग्राम में ही लेना है, ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट पर लीटर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट जैसा वहां पढ़ा था, अपॉन, बस यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन था तो हम यहां ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर बोलो, उस दिन मैंने एक कन्वर्जन लिखाया था 1 लीटर, या फिर आप लिखो 1 डेसीमीटर क्यूब, एक ही बात है, तो ऑब्लिक करके लिख लेना डेसीमीटर क्यूब। आपने क्या किया, 1 लीटर वाटर लिया, उस लीटर वाटर के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी यूनिट की अगर बात करते हैं तो इसका यूनिट बनेगा क्या, ये आपको ग्राम में लेना है, तो ग्राम पर लीटर, यूनिट से ही आप इसका वो निकाल सकते हैं कंक्लूजन, है ना, ग्राम पर लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं, कितना मास उसका प्रेजेंट है, कितना क्वांटिटी आपने उसको डिसॉल्व किया है। तो मास परसेंटेज और सेकंड है स्ट्रेंथ। मास परसेंटेज में देखो दो, जितने भी मैं केसेस पढ़ाऊंगा ना, वहां सॉल्यूट ऊपर आने आएगा हमेशा। तो मास ऑफ सॉल्यूट सेम थिंग है, लेकिन डिफरेंस किसका है, यहां भी हम मास ले रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम, ठीक है। चलो थर्ड टॉपिक है हम लोगों का मोलरिटी। देखो मोलरिटी में कुछ नहीं करना, स्ट्रेंथ पढ़ा है ना आपने, आप यहाँ मास की जगह क्या कर देना, मोल कर देंगे। थर्ड हेडिंग लिखे मोलरिटी, न्यूमेरिकल्स भी ले लेंगे इसके, है ना, लिखना अगला हेडिंग मोलरिटी। और मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको स्टार बनाना है, इस पे जनरली क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। मोलरिटी देखिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना है, अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी ना, उसी से रिलेटेड ये डेफिनेशन है। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू, फिर हम इसकी डेफिनेशन बना लेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, वहां मास था या मोल है, अपॉन सेम थिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर डेसीमीटर क्यूब, एक ही बात है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 ले लेते हैं, कुछ नहीं देगा तो, बाकी अगर उसने कुछ देगा हो तो फिर हम देखेंगे। इसको डिफाइन कर लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, फॉर्मूले से ही आप लैंग्वेज बना लेना, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये 12th में भी आएगा, ध्यान रखना, डिसॉल्व इन, डिसॉल्व इन, या प्रेजेंट इन कर लो या डिसॉल्व इन कर लो, डिसॉल्व इन 1 लीटर, 1 लीटर और डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो लैंग्वेज तो ध्यान नहीं रखनी है, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, उससे आप अपने आप लैंग्वेज बना लेंगे।
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना, तो क्वेश्चंस एक दो ट्राई कर लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, फिर बाद में हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। हो गया, ठीक है। देखो मोलरिटी का क्वेश्चन कैसे पुट अप हो सकता है, कैलकुलेट द मोलरिटी, फर्स्ट यही क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट मोलरिटी, कैपिटल एम कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। मोलरिटी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH की मोलरिटी पता करनी है, किसमें पता करेंगे, सॉल्यूशन में, इन द सॉल्यूशन prepared by dissolving इट्स 4 ग्राम ले लेते हैं, कुछ भी वैल्यू ले लो, 4 ग्राम, ठीक है, इन वाटर, 4 ग्राम इन वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सेम क्वेश्चन है ना, 12th में मिलेगा आपको एनसीईआरटी में ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि सर यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को जो सॉल्यूशन दिया है वो लिया है 250 मिलीलीटर, ओके। तो पहली बात तो यहीं पे गलती करने के चांसेस बनते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वहां लीटर में है और इन्होंने मिलीलीटर दिया है, तो आप लोग ये कन्वर्जन तो हमेशा ध्यान रखना, मिली को हम लोग 10⁻³ से चेंज करेंगे। और यहाँ पर जो NaOH है वो कितना है, 4 ग्राम NaOH, मतलब आपने सॉल्यूट को इतना ml सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया है और आपको मोलरिटी पता करनी है, तो कितना आसान है। देखो आप लोगों को ये तो ठीक है, आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज तो बहुत सही है, 250 इंटू 10⁻³ ये तो वॉल्यूम दे दिया इन लोगों ने, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर मोल्स नहीं दिए। अगर ये स्ट्रेंथ पूछता तो हम डायरेक्ट डिवाइड करते, क्योंकि स्ट्रेंथ हमारा फॉर्मूला होता है ग्राम में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वो 4/250 वो तो स्ट्रेंथ आती, लेकिन मोलरिटी में क्या कैलकुलेट करने होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप लोगों को पता है मोल्स कैसे निकलते हैं, मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है 4, मोलर मास, NaOH का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, Na23, ऑक्सीजन 16 और ये 1, ये 40 हो गया है ना, तो 4/40, ठीक है। तो ये मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए। अब कितना इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन हो गया, m इज इक्वल टू मोल 4/40 मानी 1/10 कर लें इसे, यानी 0.1 कर लेते हैं, 0.1, और ये हो गया 250 इंटू 10⁻³ सिंपल है। अब क्या करो, आप पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दो और ये 10 की पावर ऊपर ले जाओ 3, 1 2 3, 250 है, हाँ, 2 0 से 2 0 उड़ा दें और ये 10/25, इट मीन्स इसको डिवाइड कर लें आप बेसिकली 2/5, है ना, और इसको आप और सिंपल कर सकते हैं, और पीछे यूनिट याद रखना, यूनिट जरूर लगा देना। देखो मोल पर लीटर लिखे, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, देखो 2/5 मोल पर लीटर, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आजकल ये लोग ऐसा लिखने लगे हैं, कैपिटल M लिख देते हैं इसको, तो वो भी एक ही बात है, मोलरिटी मोल पर लीटर, है ना। तो कई बुक्स में कैपिटल M वर्ड यूज किया है, तो 0.4 कैपिटल M। तो आपको समझ में आ गया, आपको कभी भी एग्जामिनर मोल्स डायरेक्ट नहीं देगा भाई, ध्यान रखना, मोल्स आपको खुद को आइडेंटिफाई करने होंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं जो जेई में पूछा गया था जब हम लोग पढ़ा करते थे, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या था, जेई पहले किस फॉर्म में चलती थी, पहले AIEEE वगैरह होता था इस टाइप से ना, तो AIEEE में पूछा था, क्वेश्चन क्या था, और आज के बाद से उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखिएगा, क्या रखना है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ, क्योंकि ये चीज है ना एग्जामिनर डायरेक्ट यूज करने को बोलता है कई क्वेश्चंस में, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, और ज्यादा अच्छा है प्योर वाटर लगा देते हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इफ इट्स डेंसिटी इज 1000 kg/m³। हालांकि ये चीज ना भी देना तो भी आप इसको डायरेक्ट याद रखना भाई, है ना, अभी मैं कैलकुलेट करवाता हूं, फिर आप वैल्यू डायरेक्ट याद रख लेना, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर। अच्छा मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, कैपिटल M पता करना है,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला एक बार और लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला। मैंने आपको अभी क्या बोला था, एग्जामिनर कभी भी मोल नहीं देगा, आप मोल यू हैव टू फाइंड, ये आपको करने पड़ते हैं भाई। मोल क्या हो गया, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। अब देखो डेंसिटी इन्होंने कितना दिया है, डेंसिटी दिया है 1000 kg, तो आपको मास कितना मिल गया 1000। मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना होता है H2O, H2O का मतलब 1 इंटू टू, एक हाइड्रोजन 1 इंटू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 6, तो टोटल कितना हो गया 18, तो 1000 अपॉन 18, ये तो मोल्स आए हैं। अभी आप लोगों को क्या पता करनी है, मोलरिटी पता करनी है, मतलब अभी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, लीटर का मतलब 1 लीटर, ओके। तो कैपिटल एम कितना हो गया 1000 अपॉन 18 अपॉन, ये तो मोल्स है, अपॉन 1 लीटर। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो याद रखना 55.55 डायरेक्ट यूज होता है ये, आप आज के बाद से डायरेक्ट याद रखना 55.55 क्या है, मोलरिटी आई है ना, तो मोल पर लीटर, ये वैल्यू लिख लो भाई डायरेक्ट, मोल पर लीटर। ठीक है, ये मोलरिटी हो गया। तीन आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, मास परसेंटेज, सेकंड स्ट्रेंथ और थर्ड मोलरिटी। वाटर की मोलरिटी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए 55.55, और मोल्स भी यही होते हैं, ठीक है 55.55 मोल, क्योंकि बार बार हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। लास्ट, आज के लिए लास्ट टॉपिक लिख लेना, मोलरिटी, न्यूमेरिकल कल करेंगे इससे रिलेटेड, है ना, आज तो सिर्फ थ्योरी हो पाएगा। स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मोलरिटी स्मॉल एम से डिनोट होती है, ठीक है। देखो सर क्वेश्चन, यस यस सर जो हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वाटर जी, वाला, हम्म, सर उसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 लीटर, है ना, 1 लीटर कंसीडर करते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन, मोलरिटी ऑफ वाटर, मोलरिटी ऑफ वाटर मींस, इसका क्या मतलब है, मोलरिटी ऑफ वाटर मींस का मींस क्या है, मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम लेना है आप लोगों को ना, 1 लीटर ऑफ वाटर। मैंने कहा ना कभी कुछ ना देना वो, तो आप है ना 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ही कैलकुलेट करते हैं मोल्स। अगर अभी जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया 4 ग्राम ऑफ NaOH आर डिजोल्व इन 250 मिलीलीटर, तो वहां तो उन्होंने 250 मिलीलीटर स्पेसिफिक बोल दिया है ना, बट यहाँ पर इन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो कभी अगर नहीं बोलते हैं एग्जामिनर तो आपको 1 लीटर के अंदर कैलकुलेट करना होता है। तो मोलरिटी ऑफ वाटर मींस मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, तो ये वॉल्यूम आपको 1 लीटर कंसिडर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल एम, मोलरिटी, स्मॉल एम। देखो बहुत आसान है, जैसे आपने मोलरिटी कैलकुलेट किया है ना उसी से रिलेटेड है, ऊपर सेम आएगा क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, बट नीचे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, करेक्शन इन द सेंस याद रखना उसको, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फर्स्ट टाइम हुआ है भाई ऐसा कि सॉल्यूशन के अलावा कौन आ गया यहाँ पे, सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, स्टार बना लेना। स्टार इसलिए क्योंकि है ना ये बच्चों को याद रह नहीं पाता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना, भूल जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्वेंट जनरली सॉल्यूशन ही लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मोलरिटी के अंदर फर्स्ट टाइम हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो एग्जामिनर बेवकूफ बनाने के लिए सॉल्यूशन दे देता है फिर, और सॉल्यूट भी देगा, तो हम लोगों को क्या करना होता है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करके सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना होता है, वो अभी न्यूमेरिकल में आ जाएगा ना। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसके लिए यूनिट अगर यूज करेंगे तो मोल है, मोल, मोल ही रहता है यूनिट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मतलब यहाँ यूनिट होगा मोल पर केजी, स्मॉल एम मोल केजी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर नया ट्रेंड आजकल ऐसा है, कोई डिजिट लिख देते हैं और पीछे स्मॉल एम लिख देते हैं, तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होता है कि स्मॉल एम मतलब मोलरिटी है, मोल पर केजी है, ठीक है।
अब है ना, एक बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया बोर्ड क्लासेस में। क्या क्वेश्चन था, इसको मैं हटा रहा हूँ। क्वेश्चन ये था कि आप लेबोरेटरी के अंदर जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर हम लोग है ना मोलरिटी में, मोलरिटी सॉल्यूशन नहीं बनाते, हम लोग मोलरिटी के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब हम जो मास लेते हैं ना केजी में, हम सॉल्यूट के मोल्स को ऐड करते हैं। लेकिन मोलरिटी में क्या करना होता है, वॉल्यूम कंसिडर करना होता है और फिर आपको उसमें मोल्स ऐड करने हैं। तो ऐसा नहीं करते, मतलब केमिस्ट्री के अंदर हम मोलरिटी के कंपैरेटिवली मोलैलिटी को हम प्रेफरेंस देते हैं। उसका रीजन क्या है ना, मोलैलिटी ज्यादा यूज होती है, उसको प्रेफर किया हम लोगों ने। उसका रीजन सुनिएगा। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला था मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, और मोलैलिटी ये रहा मास। अब एक बात बताइए मुझे, आप दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वॉल्यूम होता है कि मास होता है? तो आप याद रखना, मास नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऐसा पढ़ा हम लोगों ने कई बार। मतलब आप मास चेंज नहीं कर सकते, है ना। मास किसी भी क्वांटिटी से चेंज नहीं होता। लेकिन वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वो टेम्परेचर से चेंज हो जाता है। आप है ना किसी, जैसे ये मार्कर है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कंडेंस भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है, वॉल्यूम। और एक साइंटिस्ट हुआ करते थे चार्ल्स, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, उन्होंने बोला वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मींस जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो देखो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है ना कि टेम्परेचर पे मोलरिटी कैसे डिपेंड करती है। तो सुनिएगा जरा, इसको मैं थोड़ा ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ। तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, ऐसा ही लिखा था अभी हम लोगों ने। और मैं कह रहा हूं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चार्ल्स ने बोली थी ये बात, है ना। अब बताओ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनल, क्योंकि मोल्स तो कभी चेंज होते ही नहीं है भाई। क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो वो 10 ही है, चाहे रूम का टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज और डिक्रीज कर दो, नंबर ऑफ मोल्स कभी चेंज नहीं होते। वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलरिटी डिक्रीज होती है, ध्यान रखना। और वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर से। लेकिन यहां देखो मास है, टेम्परेचर पर या टेम्परेचर से मास पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मास को तो आप क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां ध्यान रखिएगा, यही रीजन है कि हम लोग केमिस्ट्री में मोलैलिटी के अंदर सॉल्यूशन बनाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर रूम का चेंज होता रहता है। अभी गर्मियां थी, 45 डिग्री हो गया, तो सॉल्यूशन हमारे इफेक्ट ना हो उन पर, इसलिए हम लोग हमेशा मोलैलिटी में लेते हैं। लेकिन मोलैलिटी में अगर बनाते तो वहां पर हमारा ये पॉसिबिलिटीज बनता है कि वहां पर टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो, और वॉल्यूम चेंज होने से उनकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, इस टाइप से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आज तो हम इतना ही पढ़ पाएंगे, जो मैंने आपको पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने मास परसेंटेज पढ़ा, मास परसेंटेज मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकंड आप लोगों ने क्या पढ़ा, स्ट्रेंथ पढ़ा है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास की जगह मोल कर दूंगा तो वो मोलैरिटी होगी, और मोलैलिटी में क्या करना है, अपॉन में आपको सीधा चेंज कर देना है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग कल देखेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।